नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ, कक्षा 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कलर चेंज कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, जो सेक्टर हैं, उन सेक्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और निश्चित रूप से ये हमारी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। हाँ, तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। देखिए वे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ यहाँ चित्र दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्टमैन साहब हैं, अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ कुछ कारीगर हैं जो ईंटों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आप कुली को देख पा रहे हैं जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ हम पाएंगे कि कुछ गतिविधियाँ हैं जो वस्तुओं को उत्पादन करती हैं और कुछ अन्य ऐसी हैं जो सेवाओं का सृजन करती हैं। यहाँ हम वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं से संबंधित सभी बातों को पढ़ेंगे जो हमारे आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करती हैं। देखें, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ, जैसे कि भाई कपास की खेती मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। हम यूँ कह सकते हैं कि कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक उसी प्रकार डेयरी उत्पादन में भी हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया, चारा आदि की उपलब्धता पर ही निर्भर रहते हैं। दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज पदार्थ हैं, अयस्क हैं, वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वे सभी गतिविधियाँ जिनका संबंध हमारी प्रकृति से है, प्राकृतिक संसाधनों से है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र दे रखा है यहाँ पर, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ फसलों का, सब्जियों आदि का उत्पादन दे रखा है। पशुपालन, यहाँ देखिए इसमें कोल लिखा हुआ है, खनन है, वनों से संबंधित वानिकी है। ये सब के सब प्राकृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। ज़्यादातर जो हमारी गतिविधियां हैं वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, कृषि सेक्टर से संबंधित है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ कृषि, डेयरी, मछली पालन, मत्स्य, वनों से संबंधित गतिविधियां, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये हो गए हमारे प्राथमिक क्षेत्र जिनमें प्रकृति से संबंधित उत्पादों को शामिल करते हैं। यहाँ ये कुछ गतिविधियों के नाम दिए हुए हैं और इसका ये अन्य नाम दिया हुआ है कृषि एवं सहायक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज़। द्वितीयक जो गतिविधियां हैं, द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि आप यहाँ इसमें देख पा रहे होंगे, ये कुछ वस्तुओं का निर्माण दिखा रखा है इसमें। तो ये जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे जो निर्माण कार्य हैं ये विनिर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इनका उत्पादन किया जाता है, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं कि विनिर्माण जो शब्द है, राइटिंग पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। विनिर्माण जो शब्द है उसका अर्थ होता है हाथ से बनाना। तो अब आप कहेंगे कि ये चेयर कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनती है, हाथ से बनाई जा सकती? बिल्कुल बनाई जा सकती। विनिर्माण का अर्थ ही होता है हाथ से बनाना। लेकिन वर्तमान जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो आर्थिक संरचना है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है।
ऐसी स्थिति में हमारी बहुत सी वस्तुएं वो फैक्ट्रियों में बनने लगी हैं। तो विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र की वे गतिविधियां जिनमें हम प्राकृतिक उत्पादों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, कारखाने में बनाई जाती हैं, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती। देखो यहाँ ये आ गया, जैसे कि भी कपास के पौधे से रेशा प्राप्त कर हम सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं। ये काम घर में भी किया जा सकता है। प्राचीन समय में अधिकतर बुनकर घर पे ही कपड़े बनाया करते थे। तो ये द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। और अब वर्तमान समय में अधिकांश जो ये गतिविधियां हैं वो उद्योगों में होने लग गई हैं। तो दैट्स वाई इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि चीनी बनाना, गुड़ बनाना, ये गन्ने से तैयार की जाती है। तो गन्ना हमें प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त हो जाता है। और फिर चीनी आदि बनाने का जो काम है वो हम यहाँ फैक्ट्रियों में कर लेते हैं, उद्योगों में कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो गतिविधियां हैं विद्यार्थियों, उसमें देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त एक आर्थिक गतिविधि की तीसरी कोटि भी है, तीसरा क्रम भी है। और वो जो तीसरा क्रम है वो इन दोनों गतिविधियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए कि भाई गन्ना है, वो जो गन्ना है वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? परिवहन के साधनों से पहुंचेगा। और गन्ने से जो हमने चीनी बनाई है वो चीनी भी परिवहन के साधनों से ही बाजार में पहुंचेगी। तो परिवहन का जो साधन है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है खेत से बाजार के बीच में, या यूं कहें कि खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार के बीच में। तो इस प्रकार परिवहन की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। तो ये ऐसी गतिविधियां हैं जो इन दोनों क्षेत्रों को मदद करती है। वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको गन्ना, फैक्ट्री, चीनी, ये उदाहरण बताया था। तो ये क्षेत्रक वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो भंडारण की जो हम सुविधा दे रहे हैं ये भी तीसरे सेक्टर से ही संबंधित है। इसी प्रकार टेलीफोन की सेवाएं हैं, बैंक की सेवाएं हैं, है ना, परिवहन, भंडारण, यहाँ देखिए सभी नाम एक जगह मिल जाएंगे आपको। संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब की सब जो गतिविधियां हैं वो हमें सेवाएं प्रदान करती है, किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करती। तो इन सभी को तीसरे सेक्टर की गतिविधियां कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण बता रखे हैं, ये ट्रेन का हो गया, ट्रक हो गया, ये बैंक की सेवाएं हो गई, ये व्यापारी की सेवाएं होगी, कंप्यूटर आदि की संचार की सेवाएं होगी। ये सब की सब है जो अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद करती है। इसीलिए तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, इनमें सेवाओं का सृजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आर्थिक क्षेत्र की तीनों क्षेत्र, उनकी हमने सामान्य परिभाषा देख ली। अब देखिए इन क्षेत्रकों की तीनों की तुलना। भाई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम भी करते हैं। भाई तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन भी हो रहा है और लोग रोजगार भी प्राप्त
कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ तीनों क्षेत्रकों की ये तुलना करने का प्रयास करेगा। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं को कि हम गणना कैसे करें, कुल उत्पादन कैसे कैसे जानें, तो ये कुछ बातें हमारे सामने यहाँ आएंगी। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। ये केवल वृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, किलों, फर्नीचरों इनको कैसे गिन सकते हैं। भाई सही बात, इन सबको गिना थोड़ी ना जा सकता है। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, इन सबको गिनना या इनका योगफल करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, इन सबको गिनना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें? देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया। क्या दिया कि भाई वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग कर लिया जाए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 2 लाख रुपए हो गया। 15 रुपए के नारियल के दर से 5,000 नारियल का मूल्य 75,000 हो गया। तो सभी नारियल को अलग अलग गिनने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो हमें 2 लाख का मूल्य प्राप्त हुआ है, ये 75,000 का मूल्य प्राप्त हुआ है, इन्हीं जोड़ लिया जाएगा। और इस प्रकार हम लोग वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं के योग को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार तीनों क्षेत्र को कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त कर लिया जाता है। पर इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें गणना करते समय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। अंतिम वस्तुएं जो हैं उनका ही योग लगाना है। अंतिम वस्तुएं जैसे मान लीजिए कि भाई आपने बिस्किट बनाए, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको चीनी की भी आवश्यकता होगी, गेहूं के आटे की भी आवश्यकता होगी, तेल की भी आवश्यकता होगी, घी आदि की भी आवश्यकता होगी। तो सबका योग अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बिस्किट का योग ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा अंतिम उत्पाद क्या है? बिस्किट है। तो ऐसी स्थिति में ये जितने भी नाम मैंने अभी लिए, जैसे कि भाई आटा हो गया, चीनी हो गई, तेल, ठीक है, ये देखिए चीनी, तेल, है ना, आटा, गेहूं, ये सब ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं? ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। भाई प्रिय विद्यार्थियों, मध्यवर्ती वस्तुओं का योग कभी भी शामिल नहीं किया जाता, केवल अंतिम वस्तुओं के योग को ही शामिल करते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अंतिम वस्तुओं का योग इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कहीं हमारे लिखा होगा, हाँ ये रहा, देखिए कि भाई किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक के द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। आप सामान्य भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि ये देश की आय है जो हमने तीनों क्षेत्रकों के योगफल के द्वारा प्राप्त की है। तो हमें हमेशा योग लगाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें अंतिम वस्तुओं के योग को ही शामिल करना है, मध्यवर्ती वस्तुओं के योग को शामिल नहीं करना है। आगे यहाँ क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन की बात कर रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन है इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आपने सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।